वेलकम इन योर ऑन यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ एसआर जी। कैसे हैं दोस्तों? आज हम लोग कैलकुलस का यूनिट नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का वीडियो पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि कैलकुलस आपके बोर्ड एग्जाम में 44 मार्क्स का पूछता है। और कैलकुलस पार्ट 1 बुक के यूनिट नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से स्टार्ट होता है क्लास 12 में। तो हम लोग आज इस कंटिन्यूटी के शब्द से थोड़ा रूबरू हो लेते हैं। कंटिन्यूटी शब्द में से यदि इसका हम निचोड़ निकालते हैं तो एक शब्द निकल के आता है कंटिन्यूअस। और आपको मालूम होगा दोस्तों कि कंटिन्यूअस का हिंदी लगातार या सतत होता है। आप इन चीज़ों से भली भांति परिचित होंगे क्योंकि आपके व्यवहारिक जीवन में ये शब्द हमेशा इस्तेमाल होता होगा कि लगातार या सतत मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। उम्मीद रखिए दोस्तों, आप मेरे साथ यदि लगातार जुड़े रहते हैं तो क्लास 12 का मैं कंप्लीट सिलेबस का आपको वीडियोज और पीडीएफ के द्वारा अच्छे से तैयारी कराऊंगा। और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो मैथ का हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन आपको इतना आसान बना दूंगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि सचमुच में मैथ पढ़ना क्या इतना आसान है। तो आइए हम लोग इस कंटिन्यूटी का जब हमने उसे एक वर्ड से निचोड़ा, ये कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस मतलब होगा लगातार या सतत। अब यहाँ से हम लोग इसका एक व्यवहारिक जीवन में थोड़ा सा इसका उपयोग के बारे में हम देख लेते हैं। व्यवहारिक जीवन में कंटिन्यूअस को समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग आगे चल कर इसका थ्योरेटिकल पोर्शन को देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर हम लोग आएंगे। तो कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस मेरे साथ एक इवेंट ये हुआ था कि मुझे लेनोवो अपने मोबाइल लेनोवो के 6 पावर के सर्विस सेंटर मुजफ्फरपुर जाना था। और इसके लिए मैंने अपने दोस्तों का सहारा लिया और मैं अपने एक दोस्त को बोला कि एक काम करते हैं, हसनपुर में ट्रेन पकड़ते हैं। हसनपुर से ट्रेन पकड़ने के बाद हम लोग रोसड़ा चले जाएंगे और रोसड़ा जाने के बाद हम लोग वहाँ से समस्तीपुर ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि आगे किस तरह का ट्रेन कहाँ से चलती है। तो हम लोग यहाँ से मुजफ्फरपुर की ओर चले जाएंगे और यहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। उसके बाद अपना मोबाइल का जो भी काम है सर्विस सेंटर से होकर चले आएंगे। तो दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ने यह पॉइंट हसनपुर में हमने ट्रेन तो पकड़ लिया। हसनपुर से ट्रेन लगातार चलना शुरू हुई और यह रोसड़ा में आके रुक गई। अब ये हुआ कि रोसड़ा में रुका और यहाँ से सिंगल वे रूट है, इसलिए यहाँ से किसी और ट्रेन को पकड़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। लगातार यह ट्रेन कुछ देर के बाद हमें समस्तीपुर तक पहुँचा दिया। अब बात ये रही कि बच्चों, मैं आपसे पूछूं, क्या आप बताइए हसनपुर से लेकर इस समस्तीपुर तक में क्या मैं सतत था? तो सबसे पहले बच्चों, मैं अगर बात करूं हसनपुर के इस पॉइंट से लेकर रोसड़ा के इस पॉइंट तक की, तो आप कहिएगा सर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सतत थे क्योंकि आपने उसी ट्रेन में बैठा हुआ था, आप उसी ट्रेन के उसी बोगी में बैठे हुए थे। अगर मैं बात करूं बच्चों रोसड़ा के इस पॉइंट से, क्या मैं रोसड़ा के इस पॉइंट से लेकर समस्तीपुर के इस पॉइंट तक लगातार उसी ट्रेन में बैठा रहा? तो आप कहिएगा यस सर, आप उसी ट्रेन में थे। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों, मैं यहाँ पर भी सतत था, लगातार जा रहा था, और यहाँ पर भी लगातार जा रहा था, यहाँ पर भी हम लोग सतत थे। तो अब हम लोग अगर बात करते हैं हसनपुर से लेकर समस्तीपुर तक का, तो आप हसनपुर से लेकर समस्तीपुर तक का इस एक ही ट्रेन से हम सफ़र किए, इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सतत है। अब यहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि मुजफ्फरपुर जाने के लिए हम लोग का
अगर पैसेंजर ट्रेन है तो यहाँ से चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वह रूट सहरसा से लेकर समस्तीपुर आके ट्रेन रुक जाती है। तो हम लोग को यहाँ से फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर उतर के किसी दूसरे ट्रेन की सहायता से हम लोग मुजफ्फरपुर तक पहुँचे। हमने ये रूट जाना चाहा, लेकिन यह ट्रेन आगे नहीं जा रही थी, तो हम किसी और ट्रेन की सहायता से मुजफ्फरपुर तक गए। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं, क्या बताइए, यहाँ समस्तीपुर के इस पॉइंट से लेकर क्या मैं मुजफ्फरपुर के इस पॉइंट तक सतत रहा? तो आप कहिएगा नहीं सर, क्योंकि आप तो यहाँ पर समस्तीपुर के इस प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ से लेकर यहाँ से उतर के आप यहाँ तक आए, और यह बीच में आपका लिंक तो टूट गया था, और यही लिंक ब्रेक करने का जो इवेंट है यह कहलाता है डिसकंटिन्यूअस, असतत। तो यहाँ पर हम लोग, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग हो जाते हैं असतत। लेकिन यदि मैं पूछूं, क्या बच्चों आप बताइए, समस्तीपुर के इस पॉइंट से लेकर हम लोग यहाँ से क्या मुजफ्फरपुर के इस पॉइंट तक सतत थे? तो हाँ सर, आप समस्तीपुर के इस पॉइंट से लेकर मुजफ्फरपुर के इस पॉइंट तक क्या थे? सतत थे, कंटिन्यूअस थे। लेकिन मैं समस्तीपुर के इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट से लेकर मुजफ्फरपुर के इस पॉइंट तक सतत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ आके ट्रेन चेंज किया और किसी और प्लेटफॉर्म में किसी और ट्रेन में जाके बैठ के तब मुजफ्फरपुर पहुंचा। यदि अगर दोस्तों मैं बात करूं, मुजफ्फरपुर से यही ट्रेन आपको यदि दरभंगा तक पहुंचा देती है, तो आप कह सकते हैं कि सर मैं समस्तीपुर से लेकर दरभंगा तक सतत था। अगर मैं पूछूं, क्या आप इस पॉइंट से, मुजफ्फरपुर के इस पॉइंट से लेकर दरभंगा के इस पॉइंट तक सतत थे? तो कहिएगा सर जरूर हम सतत हैं, क्योंकि हमने जिस ट्रेन में बैठा था वही ट्रेन हमको दरभंगा तक पहुंचा रही है। आते हैं थोड़ा और अच्छे तरीका से हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए हमने एक काम किया कि जब ट्रेन मुजफ्फरपुर में आगे रुकी थी, तो मुजफ्फरपुर से दरभंगा हम लोग को जाना था, और यह ट्रेन मुजफ्फरपुर में आके रुकी थी, और मुजफ्फरपुर के किसी अन्य स्टेशन पर हम लोग उतर के चाय नाश्ता के लिए आगे हम चले जाते हैं। तो चाय नाश्ता करके जब हम वापस आते हैं, तो हमें उस बॉगी में नहीं बैठते हैं, हम जाके किसी और बॉगी में जाके बैठ जाते हैं। तो यहाँ से मेरा लिंक इस बॉगी से टूट जाता है, और तब हम कह सकते हैं यहाँ पर भी जो लिंक ब्रेक किया है, यहाँ पर भी हम सतत नहीं है। यहाँ पर लिंक जो ब्रेक किया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हो गया हम लोग असतत। तो दोस्तों ये हमारे मैथ का हर एक जितना चैप्टर्स है, उन सबों का हम व्यवहारिक जीवन में भी इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिए। बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है, वह कहता है कि सर हम डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं, इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, लेकिन आगे कंटिन्यूटी में फंस जाते हैं। नहीं बच्चों, कंटिन्यूटी बड़ा आसान है, आप मेरे साथ बने रहिए। यकीन मैं दिलाता हूँ कि कंटिन्यूटी का सवाल इस तरह से बनाने के लिए सिखाऊंगा कि आपको एक जरा सा महसूस नहीं होगा कि सचमुच में इतना आसान होता है। तो आइए हम लोग एक बार और इसको समझते हैं, ज़्यादा आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। हसनपुर में हम लोग ट्रेन पकड़े, हम दोनों पकड़े। हम यहाँ से रोसड़ा हम लोग को ट्रेन पहुँचाया। रोसड़ा तक में ट्रेन कहीं भी नहीं रुकी, इसलिए हम लोग इस पॉइंट पर सतत थे। रोसड़ा के इस बिंदु से लेकर, हसनपुर के इस बिंदु से लेकर रोसड़ा के इस बिंदु तक हम लोग सतत थे। और इस बिंदु की बात करें रोसड़ा का, ये रोसड़ा का यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड वाला पॉइंट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से, हसनपुर के इस पॉइंट से राइट हैंड साइड से हमने लेफ्ट हैंड साइड रोसड़ा का यहाँ तक आप सतत थे, हम सतत थे। अगर बात करते हैं इसके आगे, तो यह रोसड़ा का जो RHS पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर समस्तीपुर के हम इस पॉइंट तक क्या थे, सतत थे। तो अब बात करते हैं हसनपुर से लेकर क्या समस्तीपुर तक हम सतत थे? तो आप कहिएगा यस सर हम सतत थे।
लेकिन हुआ ये कि अब यहाँ से यह ट्रेन आगे हम लोग को मुजफ्फरपुर पहुँचाने वाली नहीं थी, तो हम लोग को यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुआ। हमने क्या किया, बोला एक काम करो, चलो किसी और प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कोई ट्रेन जा रही है मुजफ्फरपुर। तो हमने देखा किसी और, मान लीजिए हमने इस प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म पर मेरी गाड़ी रुकी थी वह सेकेंड था, और ये 5 प्लेटफॉर्म से 5th प्लेटफॉर्म से हम लोग को ट्रेन पकड़े। तो यहाँ से सेकेंड से लेकर 5 तक को हमको उतर कर आना तो पड़ा। तो हमको इस ट्रेन के बीच एक गैप मिल गया, और यह जो गैप होता है यह असतत को दिखाता है कि मैं लगातार यहाँ तक सतत नहीं रहा। आप अगर बात करते हैं कि समस्तीपुर की इस पॉइंट से तो मुजफ्फरपुर की इस पॉइंट तक आप सतत हैं, लेकिन मैं पूछूं बच्चों, क्या आप बताइए इस रोसड़ा की इस पॉइंट से लेकर मुजफ्फरपुर की इस पॉइंट तक सतत थे? तो आप कहिएगा नहीं सर, हम यहाँ पर असतत हो गए थे, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गए थे, कंटिन्यूअस नहीं रहे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों की आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सिंपल सी बात यह है कि यदि हम लगातार उस चीज़ को करते जा रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस कहलाएगा, यदि बीच में गैप आ जाती है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इन चीज़ों को मैं ग्राफ के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। अगर मान लीजिए मैंने किसी फंक्शन का, मेरा कोई फंक्शन दिया है y बराबर f(x), और ये मान लीजिए ये मेरा फंक्शन x² का है, तो मैं जब इसका ग्राफ खींचूंगा तो यह ग्राफ इस तरह से आएगा। और आप याद रखिएगा, यदि किसी फंक्शन का ग्राफ खींचने के लिए हम इसके इनिशियल पॉइंट से लेकर टर्मिनल पॉइंट तक, एंड पॉइंट तक यदि हमें मार्कर या कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ा तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है, सतत कहलाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि y बराबर x का ग्राफ यदि हमें आप खींच के बताइए तो आप कहिएगा सर ये तो बड़ा आसान है, y बराबर x का ग्राफ खींचना, यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा। तो ये हमने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो सीधी लाइन खींचा है उसके लिए हमें मार्कर उठाने की जरूरत नहीं पड़ा, तो यह कंटिन्यूअस कहलाया, इसका ग्राफ कंटिन्यूअस कहलाया, इसलिए यह फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह चीज़ आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए। आप इस पर मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी। ये मेरा नंबर 6200745215 है। सिर्फ आप इसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमें बता सकते हैं। इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे थियोरेटिकल पोर्शन, कंटिन्यूअस का थियोरी किस तरह से होता है, थियोरी के अनुसार हम लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो अब बच्चों मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसका थियोरेटिकल पोर्शन में सबसे पहला पॉइंट उठा के लाता हूँ, वह है कंटिन्यूअस फंक्शन का। इसका हिंदी होता है सतत फलन, और मैं इसका छोटा सा आप लोग का डिफाइन करता हूँ, डिफिनेशन बताता हूँ, उसके अनुसार हम लोग इसको समझेंगे। इसका हिंदी होता है सतत फलन। आप कह सकते हैं कि कोई फंक्शन कब सतत होगा, तो लिख सकते हैं कि ए फंक्शन इज सैड टू बी a continuous if fx defined at x बराबर a। मतलब ये कि कोई फलन संतत तब कहलाएगा जब मेरा फंक्शन x बराबर a पर परिभाषित हो। किस तरह से बच्चों, जरा उसको ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट, यदि आपका कोई फंक्शन का लिमिट, आप किसी फंक्शन का लिमिट निकालते हैं उस पॉइंट पर, और डायरेक्टली एट द पॉइंट उसका वैल्यू रख के देखते हैं, यदि यह दोनों बातें बराबर आ गई तो
तो आप कह सकते हैं कि यह फलन कंटिन्यूअस है। सेकेंड पॉइंट आपका है, यदि इसको इन द अदर वर्ड, आप किसी और तरीका से भी इसको समझ सकते हैं। आप घबराइएगा नहीं, मैं हर एक बातों को अच्छी तरीका से आपको समझाने वाला हूँ। इन द अदर वर्ड, इन अदर वर्ड, मान लीजिए किसी फंक्शन का, हमने आपको बताया था एक पॉइंट वो था LHS का और एक पॉइंट था RHS का। हम इससे ही निकालते थे क्या उस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक क्या हम संतत हैं, लगातार हैं, तब कहेंगे कि हाँ मैं सतत हूँ। तो यहाँ से आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ए निगेटिव। और बच्चों यहाँ पर मैं ए निगेटिव की बात करूँ तो ये निगेटिव सिर्फ और सिर्फ हम लोग का एक सिंबल दर्शाता है LHL का, लेफ्ट हैंड लिमिट का। इसका मतलब -a कतई नहीं होगा। तो यहाँ से लिमिट किसी फंक्शन के आप अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और उस फंक्शन का आप राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं, और आगे चलकर आप उस पॉइंट पर उसका वैल्यू पुट करके रखते हैं, एट द पॉइंट निकालते हैं, यदि यह तीनों वैल्यू आपको बराबर आता है तो आप कह सकते हैं कि सर यह फलन संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। यह प्लस वाला पॉइंट हम लोग को RHL को दर्शाता है, राइट हैंड लिमिट को दर्शाता है। और भी इसका तरीका है, एक और तरीका से आप लिख सकते हैं, इन अनदर वे, आप किसी और तरीका से भी इसको लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 fx माइनस h, यदि लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी मेरा यहाँ पर पॉइंट a था तो a माइनस h ही लेंगे, तो यहाँ से a प्लस h, ठीक है, और एट द पॉइंट आप लोग को बराबर आ जाए तो आप कह सकते हैं कि सर यह फलन संतत है। यदि किसी लिमिट, किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो और एट द पॉइंट उसका वैल्यू बराबर हो तो कोई भी फलन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। तो बच्चों मैं एक बार और इस चीज़ को अच्छे तरीक़ा से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर आगे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन हम लोग किसको बोलेंगे? कंटिन्यूअस मतलब होता है सतत। कहता है ए फंक्शन इज सेड टू बी ए कंटिन्यूअस इफ fx डिफाइंड एट x बराबर e। कोई फलन संतत कहलाता है, सतत कहलाता है यदि वह x बराबर a पर परिभाषित हो। किस तरह से परिभाषित हो? यदि उस फंक्शन का आप उस पॉइंट पर लिमिट निकालते हैं और डायरेक्टली उस पॉइंट पर उसका वैल्यू रख के निकालते हैं, यदि दोनों मान बराबर आता है तो आप कह सकते हैं कि यह फलन संतत है। मैं अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग इन तीनों रूल्स को अप्लाई करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन के लिए मेरा कौन सा रूल परफेक्ट रहेगा। इन द अदर वर्ड, अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं या दूसरे तरीका से मैं बात करूं तो इसमें आप कह सकते हैं कि किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो किसी उसी फंक्शन का राइट हैंड लिमिट का और एट द पॉइंट बराबर हो तो यह कहलाता है, यह फलन कहलाता है कंटिन्यूअस फलन। और इसी बातों को हम लोग इस तरीका से भी लिखते हैं, क्योंकि मेरा अभी पॉइंट क्या है, ए है, x बराबर ए है, तो मैंने इसकी जगह पर x जगह पर ए इस्तेमाल किया और हमने ये दिखाया कि ए में छोटा सा वैल्यू h जो नेग्लिजिबल है, 0 के करीब है, मैंने उसको घटाया। तो यह बात हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाता है। आगे हम लोग देखते हैं लिमिट fx बराबर, यह मेरा जो पॉइंट x बराबर ए दिया था, इसमें हमने एक नेग्लिजिबल वैल्यू h प्लस किया, तो हमको ये थोड़ा ए से थोड़ी आगे का वैल्यू को बताता है। ऐसे मान लेते हैं जैसे में कि मेरा कोई पॉइंट x बराबर 2 दिया है, तो इसके यदि हम लेफ्ट की बात करें, इस पॉइंट की लेफ्ट की बात करें और राइट की बात करें, तो आप कहिएगा सर लेफ्ट हैंड साइड में यदि इसमें कुछ भी घटाते हैं, नेग्लिजिबल वैल्यू घटाते हैं, तो 1.99 और समथिंग होगा या इससे भी कुछ कम होगा। और इसमें यदि हम राइट हैंड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में यदि h थोड़ा सा वैल्यू जोड़ते हैं तो वह नेग्लिजिबल वैल्यू 2 प्लस 0
0.0001 भी हो सकता है, इससे कम हो सकता है, या इस तरह का वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो h प्लस ए प्लस एच हो गया, ये आपका राइट हैंड लिमिट हो गया। और उस पॉइंट पर यदि मान बराबर आता है तो आप कह सकते हैं कि वह फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब मैं बात करूंगा कौन सा फलन कब डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, उसके बाद स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। इस बातों को याद रखिए, तब आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा कि हमको कैलकुलस 44 नंबर का पूछता है और समझे तो आधा बुक तो कैलकुलस ही है। आते हैं इसके बाद कि हम लोग थोड़ा सा एक रिमार्क पॉइंट लिखिएगा, बड़ा मज़ेदार तरीका है। मैं हर एक बातों के आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। रिमार्क्स एक पॉइंट लिखिएगा। तो बच्चों अब हम लोग समझेंगे ये रिमार्क पॉइंट है डिसकंटिन्यूअस के बारे में। कहता है कि इफ ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। यदि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत नहीं है तो वह उस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। कैसे? इसका पहला केस है यदि वह फंक्शन एफ ए परिभाषित नहीं हो तो वह डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। यदि उस फंक्शन का लिमिट x टेंड्स टू ए पर एग्जिस्ट नहीं करता हो, उसका अस्तित्व नहीं हो, उसके लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं हो उस फंक्शन का, तो वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। और तीसरा पॉइंट है कि यदि वह फंक्शन का लिमिट और उस फंक्शन के एट द पॉइंट का वैल्यू दोनों बराबर नहीं है, डजंट इक्वल टू है, तब वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। और सबसे बड़ा रीजन तो यही है, यही तो कंटिन्यूटी को रिमूव कर देता है कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर आप कह सकते हैं किसी फंक्शन का लिमिट और उसके उस एट द पॉइंट के इक्वल नहीं होगा तो वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे कि कितना सिंपल तरीका से हम इसके क्वेश्चन को कर पाते हैं। आइए इसके शॉट ले लीजिए। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सिंपल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पर, आगे मैं आंसर कराऊंगा तो आप लोग खुद उसको देखते रहिएगा आगे में रखकर, या फिर आपको पीडीएफ का लिंक नीचे दिया रहेगा, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स के तौर तरीके से स्टडी कर रहे हैं और सिलेबस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं एनसीईआरटी का आपको वही क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में आपको डेफिनेटली पूछेगा ही, या बहुत जरूरी उसका अधिकांश चांस बन रहा पूछने का। तो आप या तो पीडीएफ के क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, या आप उस पीडीएफ के क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी से मिला लीजिए कि कितना नंबर से मैंने कितना क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ये आपका क्वेश्चन है। आइए सिंपल तरीका हम लोग देखते हैं, कितना आसान है कंटिन्यूटी, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। इस तरह से बनता है, यकीन नहीं कीजिएगा। आइए हम लोग को क्या दिया गया है, यह एक फंक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया गया है कि हमें एक फंक्शन लेके दिया है, वह फंक्शन मेरा f(x) बराबर 3x - 2 है, और कह रहा है कि आप हमें इसका सतत चेक करके बताइए क्या यह x बराबर 3 पर है, कंटिन्यूअस है। एक पॉइंट लेके दे दिया, एग्जैक्ट पॉइंट हमको 3 लेके दे दिया, और पूछ रहा है क्या इस 3 पर यह फलन सतत है। तो इसको बनाने के लिए हम सिंपल वे से सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे व्हेन, जब x बराबर 3 होगा तो हम इस फंक्शन को आराम से लिख लेंगे f(x) बराबर इधर 3x - 2, और क्या करेंगे इस फंक्शन के पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट लगाएंगे, और जितना कह रहा है उसके नीचे में x टेंड्स टू 3 लिख देंगे। और इधर अगर हम लिमिट लगाएं तो मैथ का रूल रेगुलेशन है कि आप दोनों तरफ वही काम कीजिएगा। इधर भी हम लोग लिमिट लगाएंगे और लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3। अब जब हम लोग लिमिट टेकिंग करेंगे, जब हम लोग लिमिट को पुट करेंगे, x का वैल्यू वहाँ पर पुट करेंगे, तो ये मेरा फंक्शन हल होके 3 × 3 - 2, 3 × 3 9 - 2 = 7 आ जाएगा।
अब इसके आगे हम लोग को एट पॉइंट लिखेंगे। एट पॉइंट, जो बिंदु हम लोग को दिया गया था उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर हम लोग चेक करके देखेंगे। तो मेरा बिंदु था x बराबर 3 का, तो हम लोग यहाँ से फलन लिखेंगे एट पॉइंट x बराबर 3, एफ एक्स मेरा 3x माइनस 2 है। अब क्लास 9th और 10th में आप यहाँ पर इस x का वैल्यू पुट करते थे, इधर भी x यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते थे, तो 3 इंटू 3 9 माइनस 2 फिर से इक्वल टू कितना आ गया मेरा 7 आ गया। अब जरा देखिए, हमने इस फंक्शन का लिमिट निकाला तो 7 आया, और एट द पॉइंट भी उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाला तो भी 7 आया। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का लिमिट और एट द पॉइंट दोनों इक्वल है, अतः यह फलन कंटिन्यूअस है। तो हम लिखेंगे हेयर लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इक्वल्स टू f3, thus this function is continuous at x बराबर 3। अतः यह जो मेरा फलन है वह x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पैकेज के रूप में दिया है। पहला टैब पे क्वेश्चन है, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। सो डेट द फंक्शन एफ एक्स 2x² + 5 इज कंटिन्यूअस एट x = 2 एंड एट x = 5। अब हम लोग एग्जाम्पल के सेकेंड टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, क्योंकि ये उससे अलग है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि सो डेट, दर्शाइए कि ये जो आपके सामने जो फलन दिया है 2x + 1 और 3, 2x + 1 कब होगा, व्हेन x डज नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, और 3 कब होगा, जब व्हेन x इक्वल्स टू 1 होगा। इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। कि यह फलन दर्शाइए कि यह फलन एफ एक्स बराबर 2x + 1 और 3 संतत है x बराबर 1 पर। कंडीशन आपको दिया होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट को, यदि आपको यह बात समझ में आ गई तो यह पूरा चैप्टर बड़ा ही आसान हो जाएगा। यह कह रहा है कि हम x का मान व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 1, मतलब x का मान 1 के बराबर नहीं होगा तब जाके हम इस फंक्शन को लेंगे। तो बताइए बच्चों, x का मान 1 नहीं कहने से इसका तात्पर्य यह क्या होगा कि यह फलन या तो 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से कम होगा, और या फिर 1 से ज़्यादा हो सकता है, या 1 से अधिक होगा। और यह 1 से कम वाली बात को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और यह 1 से जो ज़्यादा कह रहा है वह राइट हैंड लिमिट आएगा, क्योंकि मेरा पॉइंट 1 है और 1 से थोड़ा सा पहले यदि जाते हैं, कुछ भी घटाते हैं तो वह लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। इस पॉइंट के पहले मान लीजिए मेरा पॉइंट कोई 1 है और 1 के ये थोड़ा सा पहले यदि चलते हैं तो यह आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, और यदि थोड़ा सा आगे इसको हम लिख लेते हैं तो यह पॉइंट राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। तो यह कहलाएगा हम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। और यह कहता है x बराबर 1 पर, मतलब एट द पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल वे से हम लोग इसको समझेंगे। दिया क्या है आपको, वह बात लिख लीजिए आप। गिवन दैट, ये चीज हमको दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ है, आपका फलन दिया है, एफ एक्स बराबर कुछ दिया है। क्या, एफ एक्स बराबर आपको एक फंक्शन है 2x + 1, लेकिन कब, जब यह x 1 के बराबर नहीं होगा, और 3, लेकिन कब, जब यह x 1 के बराबर होगा। तो बच्चों इसी में अटक जाता है स्टूडेंट कि सर यही बात तो नहीं समझ में आ रही। तो यह बात नहीं समझ में आ रही है, इसके लिए मैं थोड़ा सा, आप इसको भी समझिए। इसको मैं साफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ।
यह जो सिंबल होता है, आगे चलकर हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, यह जो सिंबल होता है यह ग्रेटर देन, इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब इधर का जो वैल्यू रखा होगा और इधर का जो वैल्यू रखा होगा, इधर बड़ा बराबर होगा तब तो वो उसको तीर मार रहा है। जैसे हम 7 और 5 लेते हैं तो आप कहिएगा सर 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 5 से बड़ा है इसलिए 7 5 को तीर मार रहा है। या आप इसको याद रखने के लिए यह देख सकते हैं कि इसके साइड 2 लाइन है, इसके साइड 1 पॉइंट है, तो इसका मतलब इधर वाला बड़ा है, और इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन, लेस देन। और एक और आता है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल देन, इक्वल देन। और आगे अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन, इक्वल देन। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यह पॉइंट आपका कहलाता है, यह सिंबल आपका कहलाता है लेस देन एंड इक्वल देन। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होता है कि कौन लेस देन है, कौन ग्रेटर देन है, कौन इक्वल देन है, कौन लेस देन इक्वल देन है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर आते हैं। तो हमने बताया कि यदि वो पॉइंट बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि या तो उस पॉइंट से थोड़ा सा पहले का वैल्यू हम लोग को कह रहा है, या उस पॉइंट के थोड़ा सा बाद के वैल्यू को लेकर करने के लिए कह रहा है, उस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो हमको इतना चीज दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर उसी प्रकार सबसे पहले लिखेंगे जो मेरा पॉइंट दिया है व्हेन x बराबर 1, मेरा पॉइंट दिया है कि x बराबर 1 पर चेक कीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने के बाद लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाता है। और मेरा फंक्शन यह है fx लगाएंगे। अब क्या है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन ये एलिजिबल है, ना कि ये, तो हम लोग को इस फंक्शन को लेना है। अगर हम इस फंक्शन को लेते हैं तो इधर भी लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 2x प्लस 1 लिखना पड़ेगा। अब यदि हम वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने के बाद 3 आता है। आगे फिर हम लोग इसको देखेंगे राइट हैंड लिमिट में। आगे हम लोग लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट मेरा 1 है तो 1 पॉजिटिव fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। लेकिन राइट हैंड लिमिट के लिए भी मेरा फंक्शन तो यही है, तो हम इसी को लिखेंगे 2x प्लस 1। अब इसमें यहाँ पर हम टेकिंग लिमिट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर यह 3 आ गया। अब लास्ट पॉइंट मेरा है एट पॉइंट x बराबर 1 पर, एट पॉइंट x बराबर 1। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर मेरा जो फंक्शन होगा f(x), मेरा जो फंक्शन होगा f(x), यदि हम एट x बराबर 1 लेते हैं तो मेरा फंक्शन तो 3 होगा। तो f(x) जो है वह मेरा यदि हम 1 लेते हैं तो कितना हो जाता है, 3 आ जाता है। तो इस कंडीशन में मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट तीनों वैल्यू 3 3 3 आया, मतलब बराबर आया। तो हम कह सकते हैं यहाँ हेयर लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x) बराबर है लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) और इक्वल है f a का मतलब f(1) का। सो दिस फंक्शन इज continuous एट x बराबर 1। हो गया, कितना आसान था। बस आप मोटिवेट होके पढ़िए
जुनून के साथ पढ़िए। आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो ज़रूर आपसे हर एक चीज़ संभव है। हर एक प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। तो बच्चों, यदि आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बच्चे इस वीडियो को मेरे YouTube चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलस के पार्ट 2 कंटिन्यूटी का पार्ट 2 में।